उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के आप सभी भावी सहायक कुलसचिवों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है मित्रों। मैं डीपी पांडे आपके साथ आपके इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को भेजने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके साथ अभी से लेकर और अंतिम रूप से चयनित होने तक इस लंबे सफर में, इस लंबे कार्य में पूरे रणनीति के साथ आपके साथ हूं। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण वैकेंसी जो लाई गई है, उसमें सहायक कुलसचिव परीक्षा, इसके तृतीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। क्या पढ़ना है आपको तृतीय प्रश्न पत्र, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी है और इस तृतीय प्रश्न पत्र को हम कैसे आसानी से पढ़ें, इस पर पूरी क्लास पर चर्चा करेंगे, पूरी स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे। आप इस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, लेकिन ये पूरी क्लास आप प्राप्त कर रहे हैं डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, जब आप इसको देखते रहिएगा तो सब्सक्राइब करते हुए लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप इस पूरे प्रश्न पत्र, यानी अगर आप पूरे पेपर को देखें तो पूरे पेपर में आपके लिए थोड़ा सा जो एक असहज होता जा रहा है वो आपका थर्ड पेपर है। मित्रों, जैसा कि जानते हैं कि इस क्लास की शुरुआत हमारे द्वारा कर दी गई है। देवप्रयागम आईएएस में इस क्लास की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में आप लोगों ने अपने सफर में देवप्रयागम का चयन किया। इसके लिए आप सभी को दिल से बधाई और पूरे परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोगों ने देवप्रयागम के साथ इसकी शुरुआत कर दी है और देवप्रयागम कम्युनिटी के आप भाग बन चुके हैं और आपका लगातार स्नेह प्राप्त होता जा रहा है और इस स्नेह को वास्तविकता में बदलने की संपूर्ण जिम्मेदारी अब हमारी है और हमारी टीम की है, जो हम आपके इस पूरे रणनीति में आपके साथ रहेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि 3 पेपर है। पेपर के बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी चर्चा किया है और आपने यूट्यूब पर देखा भी है। आज हम केवल तृतीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आपके इस पाठ्यक्रम में कितना सहजता है, कितनी सहजता है, पूरे पाठ्यक्रम के जो स्टडी मटेरियल है कितने बिखरे हुए हैं, तो कैसे कंसाइज वे में हम आपको उपलब्ध कराएं, इन पर सब पर चर्चा करेंगे। इस पूरी क्लास को देखिएगा डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जानते हैं कि 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, तो 7 टॉपिक दिए गए हैं। मतलब 3 घंटे में आपको इस 7 टॉपिक से जुड़े प्रश्नों को आपको हल करना है। सारी परीक्षा क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी। आप जानते हैं ये पूरी परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा है। इस लिखित परीक्षा में आप लोग अधिकांश का सभी 7 साल से अधिक सेवाएं अपनी दे चुके हैं। जिन विभागों में आप काम कर रहे हैं, आपका जो वर्क नेचर है और वर्क कल्चर है वो आपको पढ़ने से दूर कर दिया। मतलब आप पढ़ाई लिखाई से दूर होते चले गए। आप लोगों में से बहुत कम ही है जो लगातार यूपीपीसीएस मेंस भी देते जा रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश लोग अब पीसीएस मेंस, आईएएस मेंस वगैरह दे चुके हैं और अब अपनी जॉब को आगे कंटिन्यू कर लिए हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, हम यही मान करके चल रहे हैं कि आप जो है फिर से अपनी शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए ये हिदायत है, एक निर्देश ये भी है, आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के साथ साथ आपकी लेखन शैली में सुधार करना होगा। आपकी लेखन शैली आपको सुधार करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेखन शैली में आप सुधार करेंगे, आप लेखन शैली की जो स्पीड है उसकी गतिशीलता लाएंगे। लेखन गतिशीलता है लाना होगा। आपको उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग पर आपको विशेष बल देना होगा। ये सब कुछ आपको करना है। हमें क्या करना है? हमें जो करना है, मेरी जो भूमिका ये है कि इस सभी 7 टॉपिक को आपको क्या करना है,
इसे समझाना है, इसे समझाना है, इसका सरलतम रूप में इसे प्रस्तुत करना है और संपूर्ण कंटेंट आपको, संपूर्ण अध्ययन सामग्री जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, उस पूरे पूरे पाठ्यक्रम को हमें आप तक उपलब्ध कराना है क्लास के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से, यानी पीडीएफ नोट्स भी हमें आपको देना है। तो पीडीएफ नोट्स के साथ और इस सरलतम क्लास के साथ हमें आपको उपलब्ध। तो मेरी भूमिका ये है, आपकी भूमिका ये है। आपको क्या करना है, लेखन शैली में सुधार लाना है, लेखन में अपनी गतिशीलता लाना है, आंसर राइटिंग पर विशेष बल देना है। और तृतीय प्रश्न पत्र थोड़ा सा क्या है, इसमें आपको सैद्धांतिक जो प्रश्न पूछे गए हैं, सैद्धांतिक प्लस व्यावहारिक दोनों हैं। प्रश्नों की अगर आप प्रकृति देखें 2007, 2014, 2018 के प्रश्नों की प्रकृति देखें तो इसमें प्रश्न सैद्धांतिक हैं लेकिन उनको व्यावहारिक रूप में आपसे पूछा गया है। मतलब उसमें आपको अपने उस वर्क कल्चर और वर्क जो आपकी कार्यालय कार्य प्रक्रिया है उसको भी आपको क्या करना है, इसमें शामिल करना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई जो आपको बताना है आप सभी लोगों के साथ। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप लोग अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, बहुत ढेर सारे लोगों ने बनवा लिया है और अभी बनवा भी रहे हैं, तो उसमें ये जरूर ध्यान रखिएगा जब अपने विभाग के उच्च अधिकारी से जब आप बनवा रहे हैं तो आप उसमें एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें आप ये शब्द जरूर लिखवा दीजिएगा कि कार्यालयीय कार्य प्रक्रिया का इन्हें व्यापक ज्ञान है। जैसे लिखते हैं कि हाँ इतना वर्ष की ये सेवाएं इस विभाग में दे चुके हैं, इनके मैं उत्तम भविष्य की कामना करता हूं, तो ये लिखाएंगे, लेकिन उसमें ये लिखाइएगा, ये शब्द भी लिखाइएगा कि ये इस विभाग में इस पद पर रहते हुए 7 साल या 8 साल या 7 वर्ष से अधिक सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान इन्हें कार्यालयीय कार्य प्रक्रिया का व्यापक अनुभव प्राप्त है, कार्यालयीय कार्य प्रक्रिया के बारे में इन्हें प्रवीणता प्राप्त है, या जो भी शब्द है अच्छे शब्दों का प्रयोग करके वो लिखवा दीजिएगा। और फिर आप लिखवाएं, वो बनाएंगे ही कि तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप चाहे रिक्वेस्ट करके या जो भी तरीके हैं आप ये लिखवा लेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, उनके उस स्टाम्प पैड और उस पर जो है मोहर लग जाएगी, वो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों ने बनवा लिया है और ये नहीं लिखा हो तो भी कोई घबराने की बात नहीं, आपका फार्म जो है एक्सेप्ट तो रहेगा ही रहेगा और सब कुछ सही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लिखवा लेंगे तो एक फोर्सेबल हो जाएगा, एक अच्छा हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आपको एक सुझाव है, उसको ध्यान रखिएगा। तो इस शैली में, इस लिखित परीक्षा में आपकी भूमिका, आपको क्या करना है और हमारी भूमिका क्या है, हमारी टीम की क्या भूमिका होगी, वो आपको कंटेंट उपलब्ध कराएगी, वो आपको सारे टॉपिक को बेहतर तरीके से समझाएगी, सरलतम शब्दों में प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि किताबी भाषाएं बड़ी जटिल हैं। उस जटिल किताबी भाषा को रूल और रेगुलेशंस के साथ में सरलतम रूपों में स्पष्ट किया जाएगा और संपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी एज ए पीडीएफ फॉर्म में। ये है। तो जैसे आपको हम बताएं, हमने पिछले उसमें चर्चा भी किया है, अगर हम देखें तो पिछले उसमें हमने चर्चा किया है, कुल 7 टॉपिक हैं और इस 7 टॉपिक पर आपको बेहतर कमांड करना है। इस 7 टॉपिक के बारे में हम बेहतरीन तरीके से आपको बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका टॉपिक फर्स्ट है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका में आपको खंड 2 और खंड 5 पर अध्ययन करना है। ठीक है, आपका टॉपिक फर्स्ट है। टॉपिक फर्स्ट में आपको जो पढ़ना है वो आपका, ठीक है, आप खंड 2 पढ़ेंगे, इसमें भाग 2 से 4 तक आप पढ़ेंगे, 2 से 4 तक आप पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे खंड 5 पढ़ेंगे, तो भाग 1 पढ़ेंगे, वित्तीय हस्त पुस्तिका। इसे पूरा आपका जो वित्तीय हस्त पुस्तिका पर है, वित्तीय हस्त पुस्तिका पर आपको ये पढ़ना है। और फिर
फिर आपका वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 3 यात्रा संबंधी नियम है। आपका फिर टॉपिक 2 हो गया आपका, ये टॉपिक 1 हो गया, ये आपका टॉपिक जो है 2 हो गया। फिर आपका जो टॉपिक 3 है इसमें आपको पढ़ना है यात्रा संबंधी नियम पढ़ने हैं आपको। यात्रा संबंधी नियम पढ़ने हैं, ये आपको पढ़ने हैं। इसमें आपको जो है खंड 3 आपको पढ़ना है। फिर आपका टॉपिक 1 2 3 आपका हो गया। फिर आपको टॉपिक 4 पढ़ना है, सर्विस रेगुलेशन पढ़ना है। तो ये तो आपको पढ़ना है वित्तीय हस्त पुस्तिका में, ये आपको इतना पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है जो टॉपिक 4 आपका है, इसमें आपको पढ़ना है सिविल सर्विसेज रेगुलेशन पढ़ना है आपको। ये तो वित्तीय हस्त पुस्तिका हो गई। फिर आपको पढ़ना है सिविल सर्विस रेगुलेशन, आपको पढ़ना है सिविल सर्विस विनियमन अधिनियम, विनियमन अधिनियम पढ़ना है आपको। और इसमें आपका पढ़ना है भाग 1 प्लस भाग 4 प्लस भाग 4 प्लस भाग 8 एवं भाग 10, भाग 8 प्लस भाग 10, ये आपको पढ़ना है टॉपिक 4 आपका। टॉपिक 5 आपका है, ये आपका भंडार क्रय नियम है। टॉपिक 5 आपका है भंडार क्रय नियम, आपको पढ़ना है भंडार क्रय नियम आपको पढ़ना है। और इसमें आपका उत्तर प्रदेश के सरकार के कुछ अनुपूरक नियम हैं, भंडार क्रय नियम क्या है ये आपको पढ़ना है। और फिर आपका जो टॉपिक 6 है, टॉपिक 6 में आपको पढ़ना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आपको यूजीसी के बारे में पढ़ना है। और यूजीसी के विश्वविद्यालयों के सभी जो है अनुमान्य विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के विभिन्न वेतन क्रम, वेतन निर्धारण, समयबद्ध प्रोन्नतियां, ये संपूर्ण आपको टॉपिक 6 आपका केवल यूजीसी से संबंधित है। और टॉपिक 7 आपका है, टॉपिक 7 आपका है कार्यालयीय प्रक्रिया संबंधी मैनुअल है। इसमें आपका कार्यालयीय प्रक्रिया संबंधी मैनुअल आपका है। तो आपको इसमें कार्यालयीय प्रक्रिया संबंधी मैनुअल का अध्ययन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कुल 7 टॉपिक आपके इसमें हैं। ये 7 टॉपिक का अध्ययन आपको करना है। और इस 7 टॉपिक में अगर आप देखें तो वित्तीय हस्त पुस्तिका आपका सबसे पहले आता है, वित्तीय हस्त पुस्तिका। और इस वित्तीय हस्त पुस्तिका में आपको खंड 2, खंड 5, खंड 3 आपको पढ़ना है। इसमें भाग 2 से 4 तक, इसमें भाग 1 तक, इसमें भाग 3, ये आपको पढ़ना है। और टॉपिक 4 में आपको सिविल सर्विसेज रेगुलेशन आपको पढ़ना है। टॉपिक 5 में आपको भंडार क्रय नियम पढ़ना है। टॉपिक 6 में आपको यूजीसी के बारे में पढ़ना है। और टॉपिक 7 पर आपको कार्यालय, ठीक है, आपका जो है ऑफिशियली मैनुअल पढ़ना है। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और इनकी सब की अलग अलग पुस्तकें भी हैं, अलग अलग किताबें हैं। अब आप समझिए कि 4 पुस्तकें तो केवल आपको इसमें पढ़ना है, वित्तीय हस्त पुस्तिका में पढ़ना है। मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको शायद अपने ऑफिस टाइम के बाद आपके पास कोई समय ही नहीं बचेगा। लेकिन इस भागीरथी प्रयास को सफल बना रहा हूं, आपको आप तक देवप्रयागम के माध्यम से पहुंच रहा है। तो देवप्रयागम आपको इस पूरे तीनों पेपर के साथ साथ जो आपका थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो सभी 7 टॉपिक आपको निर्धारित समय सीमा के भीतर आपको पूरा किया जाएगा। इसके सारे आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और सब आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप आइए और देवप्रयागम आईएएस के साथ जुड़िए, डीपीआईएएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कीजिए। अब हम जैसे टॉपिक फर्स्ट की अगर बात करें तो आते हैं, हम आज आपके साथ चर्चा करते हैं, टॉपिक फर्स्ट की चर्चा करते हैं।
टॉपिक फर्स्ट क्या है? ये है आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका के बारे में आपको अध्ययन करना है। उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका में आपको पढ़ना है खंड 2 में आपको भाग 2 से 4 पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपका जो है ये उत्तर प्रदेश की वित्तीय हस्त पुस्तिका है। वित्तीय हस्त पुस्तिका, और इसका जो आपका देखिए यहीं से सबसे पहले अगर आप देखो तो यहीं से आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपका खंड 2 है और खंड 2 में आपको पढ़ना है भाग 1, सॉरी 2 से 4 तक पढ़ना है, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। यानी इसमें आपको भाग 2 से 4 तक पढ़ना है, भाग 2 से 4 तक आपको पढ़ना है। आपको भाग 2 से 4 तक आपको अध्ययन करना है, यानी कि आप भाग 2 पढ़ेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे और भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, इतना अध्ययन आपको करना है। अब इसके लिए पुस्तकें आप कौन सी लेंगे? ढेर सारे लोग कहते हैं कि इसके लिए कौन सी बुक ली जाए। इसके लिए आप बुक की बात करते हैं, कौन कौन सी इसके लिए किताबें खरीद ली जाए। ठीक है, बहुत किताबें हैं, कई लेखकों की किताबें हैं। चाहे आप देखें तो इसमें दिनेश चंद्र जी की किताब है, इसमें जो है आप एलिया लॉ एजेंसी की आपकी एचएस निगम की किताब है, मिश्रा जी की किताब है, ढेर सारे लेखकों की किताबें हैं। आप जो चाहें ले सकते हैं, चाहे सभी के ले सकते हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि किताबों में इतना जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को उस रूप में बताया गया है कि आपके काम लायक चीज़ें कम हैं और उससे ज़्यादा चीज़ें हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है? इस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूर्व के प्रश्न हैं, उन पूर्व के प्रश्नों के अनुरूप, उसी के अनुरूप बना करके आपके साथ लेकर चलते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ से लिखा हो जाए बहुत बेहतरीन होता है। तो आप यहाँ से इसकी शुरुआत कीजिए और शुरुआत यहीं से करते हैं। पहला आपका होता है वित्तीय हस्त पुस्तिका फिर है क्या? वित्तीय हस्त पुस्तिका से बात करते हैं क्या है? अगर आप देखें तो कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, चाहे किसी भी देश की सरकार के कार्यकाल से ये होता है कि सभी कर्मचारी एक खास व्यवस्था है। जैसा कहते हैं उत्तर प्रदेश सेक्रेटरिएट भारतीय सेना ऑफिसर उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार सेवाएं दे रहे हैं, चाहे किसी सरकार के समस्त सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सब संविदा पर सभी दिए जाते हैं, लेकिन आपको उस अवकाश में भी आपको क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। तो अवकाश के काल में भाई नहीं, अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपको वेतन नहीं मिलना चाहिए, फिर भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसके लिए क्या है, कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं। तो जितने भी नियम विनियम हैं, ये जितने भी कार्य प्रक्रियाएं हैं, इन सभी को एक अधिनियम के माध्यम से, एक मार्गदर्शिका के माध्यम से जिसमें प्रस्तुत किया गया है, उसी को हम फाइनेंशियल हैंडबुक कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में भी
एक फाइनेंशियल हैंडबुक है, ठीक है। और इसी फाइनेंशियल हैंडबुक के माध्यम से सभी सरकारी कर्मचारियों के कार्य प्रक्रियाओं को विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। उनकी नियुक्ति के बाद यानी कि जो आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो भर्ती अभिकरण है, जैसे आप मान लिया लोक सेवा आयोग हो गया या अन्य अभिकरण हो गए, भर्ती करने के बाद जैसे ही आप विभाग में आते हैं और उस विभाग में आपको अपॉइंट किया जाता है, यानी अपॉइंटिंग प्रोसेस आल्सो इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल हैंडबुक। तो आप जैसे ही आते हैं, ज्वाइन करते हैं, वहां ज्वाइन करने से लेकर और सेवानिवृत्ति तक, और सेवानिवृत्ति के पश्चात भी आपको ढेर सारी सुविधाएं दी जाती हैं, वहां तक के संपूर्ण मार्गदर्शिका को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल हैंडबुक कहते हैं, वित्तीय, ठीक है। यही फाइनेंशियल हैंडबुक है उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय विनियमन को जो है मजबूत करती है, वित्तीय विनियमन को बनाए रखती है, जिसमें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग सहित सभी प्रक्रियाएं की जाती हैं, और इन्हीं सबका व्यापक अध्ययन आपको पेपर 3 के अंतर्गत करना है, ठीक है। तो जो आपका पेपर 3 है उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की वित्तीय हस्त पुस्तिका तो पढ़ेंगे ही, उत्तर प्रदेश का हम सरकारी कार्यालय मैनुअल भी पढ़ेंगे, इसके क्रय विक्रय जो भंडारगर नियम उनको पढ़ेंगे, यूजीसी के पढ़ेंगे। इन सभी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, और इन सभी को प्राप्त करने के लिए आप हमारी क्लास के साथ जुड़े और आप देखें कि इस क्लास में आपको क्या करना है। तो आपका पहला प्रश्न आपका ही बनता है, प्रश्न संख्या 1 आपकी यही बनती है कि फाइनेंशियल हैंडबुक क्या है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पहला प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका। एक प्रश्न हमारे तरफ से बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका वित्तीय हस्त पुस्तिका पर प्रकाश डालते हुए इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। अब एक प्रश्न यहां से आपका आ गया, अब ये प्रश्न आपका बन गया। अब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप अपना आंसर लिखेंगे। पहले बताएंगे आप कि उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका क्या है, वित्तीय हस्त पुस्तिका क्या होती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के गवर्नर द्वारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप क्या किया, उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका को 1 अप्रैल 1942 को उत्तर प्रदेश में लागू करने का आदेश जारी किया, और उसी के तहत उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका लागू की गई है, जिसके तहत आज तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उसी को आधार मानते हुए विभिन्न प्रकार के नियम विनियम सब बनाए जा रहे हैं, और उसी का अनुपालन उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है। उसी के अनुरूप कार्य प्रक्रियाएं संचालित की जाती हैं। इसको लेकर के हम लोग बहुत डिटेल अध्ययन करेंगे। तो अब ये सारे डिटेल अध्ययन करने के लिए आप देव प्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और देव प्रयागम आईएएस ऐप से आपकी सारी क्लासें लाइव क्लास चलेगी। जो क्लास लाइव हो जाती है उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो क्लास आप कभी भी किसी भी समय कितनी भी बार देख सकते हैं। तो ये दोनों फायदा आपको रहेगा। आपके पास नहीं समय है, आज नहीं देख पाए क्लास, तो क्लास आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेगी और उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और इसके लिए कुछ क्लासेस आप DPIS यूट्यूब चैनल पर भी प्राप्त करते रहेंगे, तो आप DPIS यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहें, यहाँ पर भी आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो मित्रों ये सारी क्लासेज आप प्राप्त करने के लिए आज और अभी निर्णय कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय भी नहीं रहेगा। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य के प्राप्त यानी उस साध्य को पवित्र साधनों के माध्यम से प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए देव प्रयागम आईएएस के साथ, DP पांडे के साथ, और आप अपने एक ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करें जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद है, सहायक कुल सचिव का पद है, और इस सहायक कुल सचिव पद के माध्यम से आप उसी राज्य विश्वविद्यालय में और उत्तर प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में आप कहां तक पहुंचेंगे, आप रजिस्ट्रार तक इस पद पर पहुंचेंगे। यानी आप सीधे 6600 और 7600 पे ग्रेड में पहुंच करके और आप सीनियर पे स्केल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, आइए जुड़िए, तुरंत अभी आओ, आज ही जुड़े। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं, और देव प्रयागम परिवार के साथ जुड़ने की आप सभी को आमंत्रण भी है। तो बिल्कुल विलंब ना कीजिए, आज और अभी चयन कीजिए देव प्रयागम।